ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं 13 साल की हुई। ये वही साल था जब मेरे दादाजी की भी डेथ हुई थी। मैं उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं थी, पर मैंने अपने पेरेंट्स को उनकी टाइम से पहले डेथ हो जाने पर हताश होते देखा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी जो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे पापा रियल एस्टेट में काम करते थे और मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी। हम एक क्लोज नेबरहुड में शिफ्ट हुए जहां पापा ने एक घर खरीदा और हमने नई शुरुआत करने की सोची। नई जगह मूव करना, वो भी अपने बर्थडे के एक हफ्ते पहले, बहुत खराब बात थी। मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे और नहीं पता था कि किसको इनवाइट करूं। मेरी मम्मी ने बैकयार्ड में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और सब पड़ोसियों के बच्चों को बुला लिया। पार्टी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरे पेरेंट्स पड़ोसियों से मिक्सअप होने की भी पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं दूसरी तरफ झूले पे बैठी कुछ मतलबी लड़कियों को अपना मजाक उड़ाते हुए देख रही थी। वो पहली बार था जब मैंने लॉपी को देखा, एक मोटा क्लाउन जिसका सफेद चेहरा और लाल नाक थी। मैं उसे एक पुराने फटे हुए सूट में देख के हैरान हो गई थी। उसके चेहरे को छोड़ के उसका कोई भी क्लाउन जैसा फीचर नहीं था। वो वहां उन मतलबी लड़कियों के पीछे खड़ा अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उन लड़कियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो पूरी पार्टी में घूमता रहा और मुझे घूरता रहा। जब वो फाइनली मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा, क्या मेरे पापा ने तुम्हें हायर किया है? उसने अपना सर हाँ में ऊपर नीचे घुमाया। मुझसे यहाँ फ्रेंड्स नहीं बन रहे और मेरे पापा ने मेरे 13th बर्थडे पे क्लाउन को बुला लिया है। वो सोच क्या रहे थे? मुझे गुस्सा आया और मैं सीधा अपने पापा के पास गया। वो किचन में बियर्स लेने गए थे। मुझे गुस्से में देख के उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, और मैंने उन्हें कहा कि मैं बड़ी हो गई हूं और क्लाउन्स की जरूरत नहीं थी मेरे बर्थडे पे। हैरान होकर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई क्लाउन हायर ही नहीं किया था। हम दोनों वापस पार्टी में आए और लॉपी को ढूंढने लगे, पर वो जा चुका था। उस दिन से लॉपी मुझे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पे मिलता है। मैं शावर ले रही थी तो लगा कि पर्दे के पीछे कोई है। जैसे ही मैं बाहर आई, मैंने देखा लॉपी बाथरूम के अंदर खड़ा बड़े से शीशे को घूर रहा है। What the hell? तुम अंदर कैसे आए? मैं उस पर चिल्लाई, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुझे उसी अजीब चेहरे से देखता रहा। मैं वॉशरूम के बाहर आके अपने पेरेंट्स को बुलाने गई और जब मैं पीछे मुड़ी, वो जा चुका था। मैंने देखा कि बाथरूम के मॉइस्चर वाले शीशे पे कुछ लिखा है। मैं लॉपी हूं, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? और ऐसे मुझे उसका नाम पता चला। धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया कि सिर्फ मैं ही लॉपी को देख सकती हूं, और ये रियलाइजेशन एक खतरनाक तरीके से आई। एक रात 2 बजे मैं पानी पीने के लिए उठी। मेरे कमरे का जग खाली था तो मैं नीचे पानी पीने के लिए चली गई। जब मेरी आंखें लिविंग रूम में गई, मैं वहीं जमीन पर जम गई। टीवी का सिग्नल जा चुका था और स्नोई स्क्रीन दिख रही थी। उसमें से एक इरिटेटिंग सी आवाज आ रही थी और मेरी मम्मी वहीं काउच पे सो रही थी और वो वहीं था, मेरी मम्मी की तरफ झुका हुआ, अपने सफेद पेंटेड चेहरे और लाल नाक के साथ। डरी सहमी सी मैं चिल्लाई, What the hell? और अपनी मम्मी को उठा दिया और लॉपी का चेहरा मेरी तरफ मुड़ गया। क्या हुआ मिसी? तुम क्यों चिल्लाई? मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मम्मी उठ चुकी थी और लॉपी अभी वहां पर खड़ा था और सीधा मुझे घूर रहा था। उस बात ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं एक मोटे क्लाउन को अपनी मॉम के साथ खड़े ठीक से देख पा रही हूं, पर वो उनको नहीं दिखा। मिसी बेटा, क्या तुम ठीक हो? लॉपी ने अपनी उंगली होठों पर रखी और मुझे मम्मी को कुछ ना बताने के लिए कहा। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और कहा, हाँ मम्मी, मैं ठीक हूं। मैंने आपको डरा दिया था ना। मेरी मम्मी उठी और अपने कमरे में चली गई। जैसे ही उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, मैंने धीरे से डरते हुए कहा, वो तुम्हें क्यों नहीं देख पा रही हैं? लॉपी के चेहरे पे एक गंदी मुस्कान आ गई और उसके पीले दांत दिखने लगे। मैंने उसे फिर डरते हुए पूछा,
क्या तुम कोई भूत हो? उसने अपना सर लेफ्ट और राइट ना में हिलाया और कहा, नहीं। फिर कौन हो तुम? तुम्हें मेरे अलावा और कोई क्यों नहीं देख पाता? मैंने घबराते हुए कहा। लॉपी ने ऊपर सीलिंग की तरफ देखा और ऐसे एक्ट किया जैसे वो कुछ सुन रहा हो। मैंने उसकी आंखों को फॉलो किया और जब वापस देखा तो वो जा चुका था। जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, उसका अचानक आ जाना और भी ज्यादा होता चला गया। एक बार मेरी कजन लिली हमारे साथ कुछ दिन रहने आई। मुझे याद है मैं 24/7 अलर्ट रहती थी कि मैं अब लॉपी को उसके पीछे खड़ा देखूंगी। पर 2 दिन बीत गए और लॉपी कहीं नहीं दिखा। मैंने अपने दिमाग को दोष देना शुरू कर दिया। अभी तक मैंने इस लाल नाक वाले क्लाउन के बारे में किसी को नहीं बताया, पर लिली मेरे लिए मेरी बहन से ज्यादा थी। मैंने फाइनली उसे बताने का डिसाइड कर लिया। डिनर के बाद हम मेरे रूम में आए। मैं खिड़की के पास बैठी और लिली अपने आप को बेड में कंफर्टेबल कर रही थी। मैंने उसे अपनी हिचकिचाहट को हटाते हुए कहा कि मैं कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूं जो मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया। वो मुझे अच्छे से सुन रही थी और मैं उसे लॉपी के बारे में बताना शुरू हुई और उसके साथ क्या क्या हुआ। हम बात ही कर रहे थे कि तभी मैंने लॉपी को अपने कमरे के अंदर आते देखा। मैं चुप हो गई और उसे डर के साथ देखने लगी। उसने ना में अपना सर हिलाया और मुझे कहा कि लिली को उसके बारे में ना बताऊं। मेरी सांसें तेज हो गई और लिली ने कंफ्यूज होते हुए कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर वो अभी यही हमारे साथ है। लिली ने पूरे कमरे में ढंग से देखा और फिर पूछा, कहां है वो? ठीक तुम्हारे पीछे खड़ा है। वो क्या कर रहा है? तुम्हें सूंघ रहा है। लिली अपने बेड में से चिल्लाती हुई कूदी और मैं भी अपने चेहरे पर हाथ रख के रोने लगी। हमारे पेरेंट्स आए और लिली बेहोश हो गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसका प्रेशर तेजी से ड्रॉप होने लगा। सबको लगा शायद हमने एक दूसरे को डरा दिया है। लिली अपने पेरेंट्स के पास वापस चली गई और उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया, जैसे मैं कोई पागल हूं। मैं पागल होना शुरू हो गई। मैं चाहती थी लॉपी मेरे पास आना बंद कर दे और साथ में ये भी सोचती थी कि अगर किसी और को इसके बारे में बताया तो वो भी मुझे पागल समझेगा। लॉपी हर जगह हर समय आने लग गया। क्लास में मैं उसे देखती कि वो टीचर के साथ जाके खड़ा हो जाता। जब वो पढ़ा रही होती तो उन्हें कोई आइडिया नहीं होता कि एक मोटा सा क्लाउन उनके पास खड़ा घूर रहा है। मैंने अपनी इस अवस्था को छुपा के रखा जब तक मेरी मम्मी के साथ ये घटना नहीं घटी। उस दिन मैं जल्दी उठ गई और सूरज भी उगा हुआ नहीं था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा लॉपी कोने में खड़ा शांति में हंस रहा है। जब वो हंसता तो उसकी बॉडी हिलती, दांत दिखते, पर कोई आवाज नहीं आती। मैंने उसकी कभी आवाज नहीं सुनी थी। वो शांति में ही रहता था। मैं डिस्गस्ट होकर उस पर चिल्लाई, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मैं तुमसे नहीं डरती। तुम बस एक मोटे और भद्दे से क्लाउन हो। मुझे उसे गालियां देते हुए सुन के उसने हंसना बंद कर दिया और चुपचाप मेरे कमरे से बाहर चला गया। हे, ओए, तुम कहां जा रहे हो? मेरे घर में घूमना बंद करो। मैं उठी और उसका नीचे पीछा किया। वो सीधा मेरे पेरेंट्स के कमरे में गया और मेरी मम्मी के पास जाके खड़ा हो गया। मैं दरवाजे के पास खड़ी उसे मेरी मम्मी के चेहरे पर अपनी गंदी उंगलियां घुमाते हुए देख रही थी। फिर वो उनके गाल के पास गया और उसे चाटने लगा और साथ ही मुझे गंदी तरह घूरने लगा। एक पुरानी याद मेरे दिमाग में तभी आई। कुछ तो था जो मुझे मेरे बचपन में लेके चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी पुरानी पिक्चर की तरह वो सब कुछ फिर से देख पा रही हूं। मुझे याद है कि मैं दादाजी के साथ कैसे खेला करती थी उनके घर पे। मुझे वो आंखों के आगे फिर से दिखे। मैंने देखा मैं बेसमेंट में सोफे पे लेटी हुई और कैसे दादाजी अपनी गंदी उंगलियां मेरे चेहरे पर घुमा रहे हैं। उनकी भी सेम मुस्कान थी जैसे लॉपी की थी अभी कुछ ही समय पहले। तभी मैंने देखा कि मेरी मम्मी गुस्से में आई और उसी समय मुझे बेसमेंट से ले गई। मेरे दादा ने एक शब्द भी नहीं कहा और वो एक गिल्टी वाले चेहरे के साथ खड़े रहे। हे भगवान, मुझे याद आ गया। मैं जोर से चिल्लाई और रोते हुए जमीन पे बेहोश हो गई।
मेरे मम्मी पापा मुझे रोता हुआ सुनकर उठ के आ गए। मैंने उन्हें सब कुछ रोते हुए बताया। मेरी मम्मी ने मुझे टाइटली हग किया और पापा ने अपना चेहरा अपने हाथों से छुपा लिया। मेरे मम्मी पापा ने अपना होम टाउन इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो मुझे मेरे दादा की दी हुई गंदी यादों से निकालना चाहते थे जब मैं 3 साल की थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मम्मी की कि उन्होंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए जब उन्हें उनकी गंदी नज़र के बारे में पता चला। लॉपी और कोई नहीं, मेरी दबी हुई याद है जो ये घिनौनी बात बताती है कि कैसे मेरे दादा एक चाइल्ड मोलेस्टर थे। वो एक गंदे और घटिया इंसान थे जो मुझे जीवन भर परेशान करते अगर मेरे मम्मी पापा सही कदम समय पर नहीं उठाते। आशा करती हूं कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों पर नजर रखें ताकि उनका बचपन उनसे कोई ना छीन पाए। जब मैंने लॉपी के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया उसके बाद वो मुझे नहीं दिखा। मुझे नहीं पता कि अगर अभी भी वो मेरे पीछे खड़ा मुझे सूंघ रहा है जब मैं ये कहानी लिख रही हूं। हे पंटर्स, कैसे हो सब लोग। जैसे कि आप लोग जानते हो अपने चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के लिए कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अपने चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचा दो। तो देखते हैं कब तक आप इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाते हैं। अभी आज के कहानी पे आते हैं। मुझे अपने बचपन की ज्यादा बातें याद नहीं है, पर एक चीज है जो मैं कभी नहीं भुला सकती कि मुझे क्लाउन्स बहुत पसंद थे। एक पर्टिकुलर याद जो मुझे आज भी आती है वो है मेरी 7th बर्थडे पार्टी। एक थियोडर नाम का लड़का था जिससे मैं किंडरगार्टन से जानती थी। उसका मुझ पे बहुत बड़ा क्रश था, हालांकि मैंने कभी उसकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं की। उसने पार्टी में हौसला बांधा और मुझसे आके फाइनली कहा कि वो मुझे पसंद करता है। और मुझे याद है कि कैसे मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करके क्लाउन के पास चली गई, क्योंकि उस समय मुझे सिर्फ उसी की परवाह थी। मुझे याद है वो मुझे अपनी आंखों में आंसू लिए घूर रहा था, पर मैं क्लाउन से इतनी आकर्षित थी कि उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरा क्लाउन्स के साथ आकर्षण खत्म हो गया, और जब मैं 12 साल की हुई तब मैंने अपने कमरे में से क्लाउन्स के पोस्टर्स हटाने शुरू कर दिए। मुझे याद है मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा था, ट्रेसी तुम अपने कमरे में से सारे क्लाउन्स के पोस्टर्स क्यों हटा रही हो? तुम्हें तो क्लाउन्स बहुत पसंद है। और मुझे याद है मैंने कहा, वेल मम्मी अब मुझे क्लाउन्स कूल नहीं लगते। फास्ट फॉरवर्ड 6 साल आ गए, तब मैं 18 साल की थी। मुझे याद है कि वो एक ट्यूसडे का दिन था। मुझे खबर मिली कि डिलन के घर पर एक गेट टुगेदर हो रहा है। वो पार्टी देर तक चली तो मैं वहां से देर से निकली। मुझे याद है मैं ठंडी काली रात में अकेली खड़ी थी और सिर्फ एक टैक्सी के आने का वेट कर रही थी। तो मैंने अपनी फ्रेंड मॉली को टेक्स्ट किया और कहा कि मुझे डर लग रहा है, और मुझे याद है उसने जवाब दिया कि चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी टैक्सी मिल जाएगी, और अगर कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अब मुझे पता है ये अजीब बात हो सकती है, पर मॉली झूठ नहीं बोल रही थी। मुझे नहीं पता कि उससे कैसे पता होगा कि मैं कहाँ हूँ, चाहे कोई पार्टी में हो या स्कूल में। मुझे नहीं पता कि वो कैसे ये कर लेती थी, पर जब भी मैं उसे पूछती वो मुझे कहती, मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे अच्छे से जानती है और उसे हमेशा पता होता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं वहाँ 10 मिनट तक खड़ी मॉली से बात कर रही थी और फिर मैंने कैब ढूंढना शुरू कर दिया। मैं बस गिव अप करने ही वाली थी कि तभी मुझे कुछ दिखा। एक येलो कार जो टैक्सी की तरह लग रही थी वो रोड के एंड में पार्क हुई थी। वो हिल नहीं रही थी, तो मैंने एज्यूम किया कि उसमें शायद कोई नहीं है। मैंने वेव करा और तुरंत कार की हेडलाइट्स चालू हो गई और कार चलना शुरू हो गई, और फिर वहीं आके रुक गई जहां मैं खड़ी थी। कैब के अंदर अंधेरा था तो मुझे ड्राइवर का चेहरा दिखाई नहीं दिया, पर मैंने उसे बताया कि मुझे कहाँ जाना है और उससे पूछा, क्या मुझे वहां ले जा सकते हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाँ में सर हिला दिया। मुझे राहत की सांस मिली कि मैं फाइनली घर जा रही हूँ। हम बहुत देर तक ड्राइव कर रहे थे तो मैंने मॉली से चैटिंग करना शुरू कर दिया, और फिर कुछ देर बाद मैंने अंगड़ाई लेने का सोचा तो फ़ोन से आंख हटाई, और तब भी मैं ड्राइवर का चेहरा नहीं देख पा रही थी। फिर हमने एक स्ट्रीट लाइट पार करी और तब मैंने उसके चेहरे पर एक बड़ी लाल नाक नोटिस की, और मुझे याद है मैंने मन में सोचा, क्या ये कोई क्लाउन की नाक है?
हमने एक और स्ट्रीट लाइट क्रॉस की और मैंने देखा कि मेरा टैक्सी ड्राइवर एक क्लाउन है। डर के भाव एकदम मेरे अंदर आ गए और शायद उसने मुझे डरते हुए देख लिया और कहा, डरो मत ट्रेसी, हम बस घर पहुंच ही गए हैं। और फिर वो एक जंगल के रास्ते में मुड़ गया। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि इसे मेरा नाम कैसे पता है। उसके बाद हमने ज्यादा ड्राइव नहीं किया और उसने एक छोटे केबिन के आगे गाड़ी रोक दी जो जंगल के सामने ही था। वो नीचे उतरा और मुझे भी उतरने को कहा। मैं हिचकिचाई और उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ा और गाड़ी से नीचे उतार दिया। वो मुझे केबिन में लेके गया। अंदर बहुत अंधेरा था और मैंने महसूस किया कि वो अंदर लाइट का स्विच ढूंढ रहा है। और जब लाइट आई, मुझे नहीं पता था कि मुझे चिल्लाना था या भागना था, क्योंकि जो मैंने देखा उसे देखकर मैं दंग रह गई। वहां एक मंदिर जैसा कुछ बना हुआ था जहां मेरी बहुत सी पिक्चर्स और डॉल्स थी। वहां पे मेरे बचपन की भी पिक्चर्स थी, मेरे हाई स्कूल की पिक्चर्स थी। वहां पे लड़की की डॉल्स भी थी जिन पे मेरा चेहरा बना हुआ था। और मैंने कई और चीजें देखी जो मेरे बचपन में खो गई थी। मैंने अपनी पिंक बाइसिकल देखी जो चोरी हो गई थी, कुछ पुरानी डायरीज जो मुझे नहीं मिल रही थी, मेरे हेयर ब्रशेस और कुछ तो मेरे कपड़े और पैंटीज भी। जब मैंने आसपास नजर घुमाई तब मैंने देखा वहां क्लाउन के पोस्टर्स भी लगे थे जो मैं बचपन में अपने कमरे को सजाने के लिए लगाती थी। वही सेम पोस्टर्स जो मैंने 12 साल की उम्र में फेंक दिए थे। मैं बता नहीं सकती कि पूरी जिंदगी में यही सोचती रहती थी कि मैं कितनी क्लमजी हूं जो हमेशा अपनी चीजें खोती रहती थी। और जब मैं धीरे धीरे रोने लगी, वो फाइनली बोला, तुम्हें अच्छा लगा नहीं? मुझे याद है मैं बहुत डर गई थी। वो फिर बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए ये परफेक्ट बनाने में लगा दी है। मैंने अपनी स्किन भी ब्लीच करी ताकि मैं पेल दिखूं। मैंने अपने बाल भी लाल डाई कर दिए और मैं हमेशा अपना मेकअप लगा के रखता हूं। तुम्हें कैसा लगा मेरी प्यारी ट्रेसी? वो मेरे पास आया और बड़ी सी मुस्कान दी। वो बहुत डरावना लग रहा था, जैसे वो बहुत बीमार हो। उसकी स्किन रूखी थी जो मेरे ख्याल से उसके चेहरे पर लगे क्लाउन वाले मेकअप की वजह से हो गई थी। उसकी आंखें एकदम लाल थी, जैसे कि मेकअप के केमिकल्स उसकी आंखों में चुभ रहे हों। लग रहा था कि वो बहुत दर्द में है, पर तब भी मुस्कुरा रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कहूं और मैंने सिर्फ कहा, प्लीज प्लीज क्या मैं घर जा सकती हूं? वो बहुत दुखी दिखा और बोला, क्यों? मैं तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं देख पा रहा। तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया है। मैं बहुत कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट हो गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है और वो मेरे काफी करीब भी आ रहा था। तो अचानक मैं चिल्लाई, मुझसे दूर हो जाओ पागल आदमी! और मुझे पता था कि तब मैंने बात खराब कर दी। उसने मुझे जोर से चांटा मारा और मेरे मुंह से खून बहने लगा। मैंने देखा कि तुम किस तरह से उस क्लाउन को देख रही थी। मैंने तुम्हारी आंखों में वो चमक देखी थी और मैं पूरा दिन रोया था। और मुझे पता चल गया कि तुम इसे ही प्यार करती हो। तो मैं एक जोकर बन गया ट्रेसी। मैं ये तुम्हारे लिए बना हूं ट्रेसी। तब मेरे दिमाग ने टूटे हुए पजल्स के टुकड़े जोड़ने शुरू किए। थिएटर? मैंने कहा, तुम्हें फाइनली याद आ गया? हाँ ट्रेसी, ये मैं हूं। मैं तुम्हारा दिल जीतने एक बार फिर आया। इस बार मैं तैयार होकर आया हूं क्योंकि मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है। मेरा दिल मेरे सीने में जोर से धड़क रहा था और मुझे ही पता है मैंने आगे जो कहा कैसे कहा, और यही बात मुझे यहां से निकाल सकती थी। देखो थिएटर, हम इसके बारे में आराम से बात कर सकते हैं। बस मुझे जाने दो, फिर हम दोस्त बनकर रह सकते हैं, ठीक है? उसके चेहरे के भाव ने मुझे बताया कि मैंने कुछ गलत कह दिया है और उसने मुझे जोर से एक और चांटा मारा। मैंने तुम्हारा पूरी जिंदगी इसलिए नहीं वेट किया कि हम दोस्त बनकर रह सके। तुम्हें क्लाउन्स पसंद है तो ये लो क्लाउन। वो मुझ पर चिल्लाए और फिर मेरा ब्लाउज फाड़ने लगा। मेरी बॉडी उससे लगना चाहती थी, पर उसने मुझे फिर से मारा और मैं जमीन पर गिर गई। मैं उससे लड़ने की कोशिश कर रही थी, पर मेरा दिमाग कह रहा था कि इससे लड़ना बेकार है। भले ही वो बीमार था, पर वो बहुत ताकतवर था और मुझे कभी भी हरा सकता था। तभी मैं उठी और वो मेरे कपड़े फाड़ने लगा। तब मैं अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगी, पर्टिकुलरली मेरी मम्मी।
मेरे दिमाग फिर मेरे दोस्तों के बारे में सोचने लगा और मैं मौली को याद करने लगी कि कैसे उसे हमेशा पता होता था कि मैं कहां हूं। और तब मैंने अपने आप से कहा, कितनी बुरी बात है कि वो मुझे आज ढूंढ नहीं पाई। और जैसे ही थिएटर मेरी इज्जत लूटने वाला था, दरवाजा जोर से खुला और पुलिस ने उसे पकड़ के जमीन पर लेटा दिया। उन लोगों ने मुझे घेर लिया और फिर सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। वो मुझे गाड़ी में लेके गए और फिर स्टेशन पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले मौली को देखा। मैंने जल्दी उसे गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर 2 पुलिस वाले अंदर आए और मुझसे सवाल पूछने लगे। तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी दोस्त ने हमें फोन करके बता दिया कि तुम कहां हो। मौली ने फिर मुझे बताया, यार मैंने जैसे ही देखा कि तुमने रिप्लाई करना बंद कर दिया है, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने तुम्हारी मॉम को फोन किया ये पूछने के लिए कि क्या तुम घर पहुंची हो या नहीं। उन्होंने बताया कि नहीं, तो मैंने तुम्हारी लोकेशन देखी और तुरंत पुलिस को फोन किया। मुझे याद है मैंने मौली से पूछा था, सीरियसली तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कहां हूं। और फिर उसने बताया, याद है जब हम 14 साल के थे और मेरे पापा के साथ कैंपिंग के लिए गए थे। उस रात हम बहुत डर गए थे क्योंकि हमने डरावनी मूवी देखी थी और हमें लगा कि जंगल में से कूद के कोई हमें पकड़ लेगा। तुम्हें याद नहीं होगा पर उस रात हम दोनों ने फाइंड माई फ्रेंड्स ऐप इंस्टॉल की थी, अगर कभी कुछ हो जाए। वेल, तुम टोटली उसके बारे में भूल गई थी पर मैं नहीं। और जैसे जैसे साल बीतते चले गए तब भी मुझे पता लगता गया कि तुम कहां हो। मैंने एक्चुअली इससे कूलेस्ट और मोस्ट हैपनिंग पार्टीज देखने के लिए उसे यूज किया था क्योंकि तुम हमेशा उन जगहों पर होती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए इसका इस्तेमाल कभी करूंगी। क्लाउन्स की अच्छी रेपुटेशन नहीं होती, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद एक हूं। मैं करीब 10 साल से क्लाउन का काम कर रहा हूं। इसमें उससे भी ज्यादा पैसा है जितना तुम्हें लगता है। वैसे सारे क्लाउन्स पैसों के लिए काम नहीं करते और जो कहते हैं पैसों के लिए करते हैं उन पे मैं विश्वास नहीं करता। लोग शायद मेरी जॉब की वजह से मुझे नीचा देखते होंगे, और कोई बात नहीं, अपना मजाक बनवाने और अपने आप को नीचा दिखाने के पैसे मिलते हैं, तो मैं इन बातों से पक्का हो चुका हूं। बस कुछ टाइम पहले मैं फ्रीलांसर की तरह काम करता था, तो मेरी पे कंसिस्टेंट नहीं थी, पर मुझे आजादी अच्छी लगती थी जो फ्रीलांसिंग काम से आती थी, और मैं इतने पैसे तो कमा ही लेता था कि जिंदगी आराम से कट जाए। वो तब तक जब तक ये नई मूवी इट नहीं आई थी। क्लाउन्स की बेचैनी एक्चुअली में दिखाई थी। डरावने क्लाउन्स लोगों के दिमाग में फिर से आ गए थे इस न्यू रीमेक की रिलीज के बाद, जब लोग उस निमी सीरीज को भुलाने ही लगे थे जो इससे पहले आई थी। शर्म की बात है कि कुछ लोग क्लाउन्स की ड्रेस में हैलोवीन पे लोगों को डराने और परेशान करने के लिए पहनते थे। एक टाइम तो ऐसा होने लग गया था कि मुझे डर था मुझे मेरे अपार्टमेंट से ना निकाल दिया जाए, क्योंकि जॉब्स इतनी ज्यादा नहीं आ रही थी जैसे पहले आती थी। फिर भी मैं अपने पुराने दोस्तों से तो अच्छा ही कर रहा था। हम बेस्ट ऑफ बेस्ट हाई स्कूल नहीं गए जब हम छोटे थे। जो एक्चुअली ग्रेजुएट हुए थे वो भी बाद में शायद ही कॉलेज गए, और वो लोग जिनको छोटी मोटी जॉब भी नहीं मिली वो और भी बुरे दिनों में चले गए, जैसे ड्रग्स वगैरह। स्टीव उनमें से एक था। उसने ऑलमोस्ट सब दोस्तों से नाता तोड़ दिया जब वो ड्रग्स और गंदे लोगों में घुस गया था, पर मैं उस पर टाइम टू टाइम चेक करता रहता था। हम लोग हाई स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो मुझे हमेशा डिफेंड करता था उन बुलीज से जो मैं शायद अब गिन भी नहीं पाऊं। मुझे लगा ये शायद मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। हम महीने में एक बार तो ड्रिंक्स के लिए मिलते थे अपने फेवरेट बार में और बातें करते कि जिंदगी कैसी चल रही है। हम मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, स्टीव ने एक इमोशनल रात को कहा। मैंने सुधरने की कोशिश की पर मुझे जॉब ही नहीं मिलती। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैकडॉनल्ड्स तक नहीं रखते मुझे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अजीब आइडिया था पर मेरे पास वही एक आइडिया था जो शायद हेल्प करता, और वैसे भी हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तुम क्लाउन क्यों नहीं बन जाते? स्टीव मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैं पागल हो गया हूं। उसे ये नहीं पता कि मैं बहुत पहले ही दिमाग खो बैठा था जब मैंने बच्चों के सामने अपने आप की बेइज्जती करने का डिसाइड किया था। तू मजाक कर रहा है ना?
नहीं यार, मैं सच कह रहा हूं, मैं भी एक क्लाउन हूं, तुम्हें पता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीरियस नहीं हूं। बहुत कन्विंस करने के बाद और बहुत मजाक बनाने के बाद स्टीव इसको ट्राई करने के लिए राजी हो गया। मैंने उसके क्लाउन पर्सोना को परफॉर्म करते हुए ठीक करने में हेल्प की। क्लाउन मोड में वो स्टीव स्ट्रॉन्ग था, एक नरम दिल का हिम्बो जो अपनी तरफ से बेस्ट करता था लोगों और बच्चों की हेल्प करने में और बुरी तरह से फेल होता था। मैंने उसे फ्रीलांसिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसे अपने गिग्स में लेके गया ताकि उसे फील मिल जाए कि क्लाउन बनना क्या होता है। उसने बहुत जल्दी पिक कर लिया था और उसने मेरी हेल्प के बिना गिग्स ढूंढने शुरू कर दिए। मैं उसके लिए बहुत खुश था। और फिर दूसरी इट मूवी आ गई। स्केरी क्लाउन्स की आइडिया सबके दिमाग में फिर से फ्रेश हो गया और मेरा काम फिर से कम हो गया। अगर चीजें जल्दी नहीं बदलेंगी, मुझे मेरे अपार्टमेंट में से निकाल दिया जाएगा रेंट ना देने के चक्कर में। अब स्टीव की बारी थी मेरी हेल्प करने की। अपनी मंथली बार मीटिंग में उसने मुझे बताया कि वो मेरी हेल्प करना चाहता है, एक बहुत फायदेमंद गिग में ले जाना चाहता है जो उसे क्लाउनिंग जॉब से मिला था। यार मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना, उसने कहा। हम शहर में उसके घर गए जहां वो अपने साइड गिग करता था। मैंने उसको बहुत अजीब से बड़े घर में फॉलो किया और वो मुझे बेसमेंट में ले गया। अगर वो कोई और होता तो अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो जाती, पर ये तो स्टीव था। मैं इस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी से जानता हूं और मैंने सोचा कि वो मुझे अपने काम की जगह दिखा रहा है। पता लगा मैं शायद उतना नहीं जानता था जितना मैं सोचता था। बेसमेंट में एक जेल बना हुआ था और हमारे सर के ऊपर एक लाइट लगी हुई थी सीलिंग पे। जेल से हटके रहना, ओके? उसने मुझे कहा। मैं तुझे बताता हूं कि बच्चों से कैसे असली पैसे कमाते हैं। मुझे नहीं पता कि उसके कहने का क्या मतलब था, पर जैसे उसने कहा मैंने वैसे ही किया जब वो बार्स के अंधेरे में गया। कुछ देर बाद जेल की लाइट जल गई और मैंने पहली बार देखा वहां क्या था। उसकी दीवारों पे काम के औजार लगे हुए थे, जैसे प्लायर्स, सॉ और हथौड़े। ब्लैकिश रेड दागों को देख के लग रहा था कि शायद वो सही काम के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे थे। एक चेयर पे बंधा हुआ कुछ 12 साल का लड़का था जो सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके सामने टेबल पे एक लैपटॉप पड़ा हुआ था। स्टीव लैपटॉप पे बैठा किसी वेबसाइट पे क्लिक कर रहा था जहां कटी फटी बॉडीज की पिक्चर्स थी। वो क्लाउन के कॉस्ट्यूम में था, वो वाला नहीं जो वो गिग्स के लिए उसे यूज करता था। वो एक सस्ता और चीप जंपर था जिसपे खून के धब्बे लगे हुए थे और प्रॉपर मेकअप की जगह उसने रबर का मास्क पहना हुआ था जो एक क्लाउन जैसा होना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो उसी डरावने क्लाउन की तरह लग रहा था जिसकी वजह से मुझे काम मिलना बंद हुआ। स्टीव! मेरी आंखें उस बंधे हुए बच्चे की तरफ गई। मेरी बॉडी शॉक के मारे जम गई जब मैंने देखा आखिर वो क्या कर रहा है। स्टीव तुम क्या? उसने अपने रबर मास्क पे एक उंगली रखी और धीरे से कहा। मैंने वैसा ही किया क्योंकि मैं उसकी उस डरावने आउटफिट में उसकी पेशेंस नहीं चेक करना चाहता था। मेरे अंदर कुछ तो ऐसा कह रहा था कि काश ये कोई गंदा मजाक हो जो वो मेरे साथ कर रहा है। उसने वेबकैम ऑन किया और लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया और तुरंत ही उसके 100 लाइव व्यूअर्स आ गए। जब कैमरा की लाइट रेड हुई, वो पीछे हुआ और कैमरा पे मुस्कुराया। हेलो दोस्तों, मैं आपका फेवरेट क्लाउन सैल द सेरिस्ट और आपके मनोरंजन के लिए एक नया शो प्रेजेंट करने जा रहा हूं। वो उस बंधे हुए लड़के के पास गया और उसके कंधे को जोर से पकड़ा। आज का मेहमान लिटिल लैरी है। लिटिल लैरी एक गंदा बच्चा है। ये अपने एक दोस्त को स्कूल में बुली करता है। इसके दोस्त के पेरेंट्स इससे बहुत गुस्सा है, तो उन्होंने हमें इसे आज यहाँ गेस्ट बनाने को कहा है। उस लाइव स्ट्रीम में बहुत सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि उस लड़के को बुली होने के कारण मार दो। माय कोई तो पॉपुलर है यहाँ। अपने फैंस को हाय कहो लैरी। स्टीव ने उस लड़के के मुंह के अंदर से सॉक निकाली। प्लीज मुझे जाने दो। वो बच्चा जोर से चिल्लाया और उसकी आंखों में से आंसू भी आ रहे थे। लाइव स्ट्रीम में डोनेशन से $1000 भी आ गए और साथ में एक मैसेज अटैच था, RIP
इस रोते हुए बच्चे की आंखें निकाल दो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। मैं उस आदमी को बस देखता रहा कि वो जो शायद मेरा दोस्त था, उसने दीवार से प्लायर्स निकाले और उस लड़के की एक आंख निकाल दी। उसकी आईबॉल एकदम परफेक्टली बाहर आ गई, उसके रेड कनेक्टिव टिश्यू से जो उसकी खोपड़ी से जुड़ा था। मैं बहुत देख चुका था। मैं सेल की जेल में गया। मुझे पता था मैं स्टीव से फिस्ट फाइट में हार जाऊंगा, पर थैंक्स मेरी एक्रोबैट्स ट्रिक्स जो मैं अपने क्लाउन रूटीन में करता, इससे पहले वो कुछ और करता, मैंने दीवार से हथौड़ा लिया और उसके सर पे दे मारा। उसकी आंखों में दर्द और धोखा देख के मुझे बुरा लग रहा था, पर मैं उसे अपने सामने किसी बच्चे को मारते हुए नहीं देख सकता था। वो जमीन पे बेहोश पड़ा था। मैंने उस बच्चे को कुर्सी से खोला और तुरंत उसे वहां से बाहर ले गया। जब हम कुछ दूरी पे पहुंचे, मैंने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस वहां पहुंची, उन्होंने स्टीव को उसी हथौड़े की वजह से जो मैंने उसे मारा था बेहोश पाया, और वो डार्क वेब स्ट्रीम अभी भी एक्टिव थी। जब एक पुलिस ऑफिसर उसे बंद करने गया, उनको पूरी डार्क वेब की एक आर्काइव दिखी जो सैल द सेडिस्ट क्लाउन कॉस्ट्यूम में स्टीव बनाता था, पागल लोगों को एंटरटेन करने के लिए। स्टीव को अरेस्ट कर लिया गया, और जब किलर क्लाउन की न्यूज आई जो बच्चों को किडनैप करके मार देता था, मेरे एरिया में सबने क्लाउन्स पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया। मैं अपना अपार्टमेंट, बेस्ट फ्रेंड और अपना काम खो चुका। आज भी मैं ये सोच के दुखी होता हूँ कि क्यों मैंने स्टीव को क्लाउन बनने की सजेशन दी और अपने विक्टिम्स को किडनैप करने का रास्ता दिखाया।